हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडीज़ मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अभी हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में। आज उसका पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मेजर पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ यूरोप इन मिड 18th सेंचुरीज। आपको बताना है जो यूरोप है उसमें मिड 18th सेंचुरीज में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, क्या पॉलिटिकल फीचर्स थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उस समय कोई भी नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट नहीं था। नो नेशन स्टेट, इसका मतलब ये है नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। इसका मतलब कोई भी देश नहीं था उस समय, लोगों की कोई भी कॉमन कल्चर या आइडेंटिटी नहीं हुआ करती थी। इसमें और भी पॉइंट दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स। इसका मतलब यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज है जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, वो अलग अलग किंगडम में डिवाइडेड थे, डचीज में डिवाइडेड थे और कैंटोन्स मीन्स प्रोविंस या स्टेट में डिवाइडेड थे। हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, और जो रूलर हुआ करते थे उनकी खुद की टेरिटरीज हुआ करती थी। नेक्स्ट, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। हम लोग अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें तो वहाँ पर ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम था और यहाँ पर सभी लोग अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहा करते थे। So within the territories of which live diverse means different categories of people। और उसके बाद नेक्स्ट फीचर आपको याद रखना है, दे डिड नॉट सी themselves as sharing a collective identity और a common culture। उस समय किसी का भी सेम कॉमन कल्चर नहीं हुआ करता था, एक आइडेंटिटी या एक पहचान नहीं हुआ करते थे, बिकॉज नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट नहीं आया था, जिस वजह से ये कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। नेक्स्ट, दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और ये जो लोग थे अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे और बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, और अलग अलग जातीय समूह में डिवाइड थे, एथनिक ग्रुप में बिलोंग करते थे। आपको एग्जाम्पल दे रखा है हैब्सबर्ग एम्पायर का, डेट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, और जो कहाँ पर रूल करता था ऑस्ट्रिया हंगरी पे, वॉज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल। और ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी अलग अलग रीजन के लोग यहाँ रहा करते थे जो अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे। इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर था वहाँ पे अलग अलग जो रीजन वाइज ये डिवाइडेड था, अलग अलग किंगडम वाइज यहाँ पे डिवाइडेड था। नाउ आप देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर इन यूरोप। यूरोप में जो सोसाइटीज थी वो कैसे डिवाइडेड थी। बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड थी। फर्स्ट कैटेगरी थी एरिस्टोक्रेसी की, सेकंड थी पीजेंट्री। उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब थर्ड कैटेगरी जिसे मिडिल क्लास कहते हैं वो डेवलप हुई। तो पहले हम लोग जानेंगे एरिस्टोक्रेसी के बारे में। एरिस्टोक्रेसी बेसिकली हाईएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हुआ करती थी जिसके अंतर्गत रिच पीपल आते थे, और सोशली एंड पॉलिटिकली ये काफ़ी डोमिनेंट क्लास थी। इससे आपको ये जानने के लिए मिला कि एरिस्टोक्रेसी इंक्लूड करती थी किंग और उसकी फैमिली, इसके अंतर्गत क्लर्जी ये सब आते थे। नेक्स्ट, दे ओन एस्टेट्स मीन्स प्रॉपर्टी, उनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी और ये प्रॉपर्टी उनकी शहरों में भी हुआ करती थी और रूरल एरियाज मीन्स कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस, हर जगह उनकी प्रॉपर्टी होती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इनके बारे में याद रखना है, दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज, और जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी वो फ्रेंच लैंग्वेज बोला करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, देयर फैमिलीज कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, और ये लोग आपस में मैरिज करके कनेक्टेड रहते थे। नेक्स्ट, माइनॉरिटीज थे, इनकी पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, सो दे आर स्मॉल ग्रुप। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है। एरिस्टोक्रेसी मीन्स जो हाईएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज थी यानी किंग और उसकी फैमिली इंक्लूड करती थी, जिसके अंतर्गत रिच पीपल भी आया करते थे और ये काफ़ी डोमिनेंट थे। इन सब के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इसके अलावा ये आपस में ही शादी करके कनेक्टेड रहते थे और इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, इसलिए ये क्या था, एक स्मॉल ग्रुप था। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं पीजेंट्री, जिसके अंतर्गत फार्मर्स या फिर पुअर पीपल आया करते थे।
सो पीजेंट्री थी लोवेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दिस आर इंक्लूड पुअर पीपल, फार्मर्स, आर्टिशन इसी कैटेगरी में आते थे। सो आपको याद रखना है इसमें कौन सी कैटेगरी होगी, फार्मर्स प्लस इसी के अंतर्गत आर्टिशन, सारे इसी कैटेगरी में आते थे और इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ करती थी। दे आर इन मेजॉरिटी पॉपुलेशन। ये आपको वैसे भी याद रखना है, किसी भी कंट्री में गरीबों की संख्या ज़्यादा होती है ज़्यादातर, और जो अमीर होते हैं उनकी कम होती है। सो जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी उनकी पॉपुलेशन कम थी और जो पीजेंट्री थी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जिस वजह से ये क्या थे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी, पीजेंट्री को कोई भी राइट्स नहीं हुआ करते थे और जो एरिस्टोक्रेट थे उनको सारे राइट्स उन्हीं के पास हुआ करते थे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जो यूरोप थे वहाँ पर जो फार्मिंग सिस्टम था वो डिवाइड था। जैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज में। फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं साइड वेस्ट यूरोप, दूसरी साइड हम लोग बात करते हैं ईस्ट यूरोप की। जो वेस्ट यूरोप थे वहाँ पर जो फार्मिंग की जाती थी, फार्म बाय टेनेट्स एंड स्मॉल ओनर्स। सो आपको यहाँ पर याद करना है टेनेट्स और स्मॉल ओनर्स के बारे में। कौन से पार्ट में थे, ये थे वेस्टर्न यूरोप में। अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न यूरोप में, वहाँ पर कल्टिवेटेड बाय सर्फ मीन्स जो लैंडलेस लेबर थे वो काम करते थे। सो ईस्टर्न पार्ट में कौन थे, सर्फ। यहाँ पे सर्फ के बारे में यानी कि यहाँ पर सर्फडम सिस्टम हुआ करता था। इस तरीके से पीजेंट्री क्लास डिवाइडेड थी वेस्ट और ईस्ट यूरोप में। इसमें हम लोग सेंट्रल यूरोप का भी पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं। ईस्ट प्लस जो सेंट्रल यूरोप थे वहाँ पर कल्टिवेटेड बाय सर्फ। नाउ नेक्स्ट जो न्यू मिडिल क्लास आई थी जिसे कहते हैं कॉमर्शियल क्लास। इसके और भी नाम है, इसको हम लोग लिबरल क्लास भी कह सकते हैं, इसी को ही वर्किंग क्लास भी कहा जाता था। क्योंकि ये एजुकेटेड पर्सन इंक्लूड थे इसलिए इसको एजुकेटेड क्लास भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्लास है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डेवलप हुई, जिस वजह से इसको इंडस्ट्रियल क्लास भी कहा जाता है। सो इतने सारे इनके नाम है, सारे एक ही है, आपको याद रखना सबका मीनिंग सेम है। मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, कॉमर्शियल क्लास, लिबरल क्लास, एजुकेटेड क्लास और वर्किंग क्लास, ये सब मिलते जुलते ही हैं। सो सेम है, इनको आपको याद रखना है। बेसिकली आपको इसको इस हिसाब से समझना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया यूरोपियन कंट्रीज़ में तब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तब ट्रेड भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा। ट्रेड इंक्रीज़ होने से टाउन डेवलप होंगे, टाउन डेवलप होने पे न्यू क्लास डेवलप हुई, वो न्यू क्लास कहलाई मिडिल क्लास। सो इस तरीके से हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मिडिल क्लास ओरिजिन हुई, मिडिल क्लास का आप बता सकते हो बर्थ हुआ। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या इंक्लूड करते थे। इट बेसिकली मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इट एमर्ज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। ये बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एमर्ज हुई। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था ड्यूरिंग मिड 18 सेंचुरीज इंग्लैंड में, उसके बाद अदर जो यूरोपियन कंट्रीज है जैसे फ्रांस और जर्मन एरियाज में, वहाँ पे 19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था। ये जो लिबरल क्लास थे जो आज़ादी की बात कर रहे थे, लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम। आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इंक्रीज हो चुका था इनके आने के बाद में, और वो चाहते थे अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। वो लोग डिमांड कर रहे थे कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज है उनको अबोलिश कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनको लगता था इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं करता। वो लोग इसी के खिलाफ लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे। आगे हम लोग जानेंगे, पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि यूरोप में जो मिडिल क्लास थी उन्होंने ही रिवॉल्यूशन लाया था। उन्हीं की वजह से नेशनलिज्म इतने सारे पार्ट्स में, इतने सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर इंक्रीज हो गया था। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिबरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। ये एक वर्ड लेबर से मिलकर बना है। लेबर का मतलब होता है फ्री। लिबरलिज्म का मतलब हो गया फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं, और ये बेसिकली यूरोप में 19th सेंचुरी में ये डिमांड जो न्यू मिडिल क्लास आया था उन्होंने स्टार्ट किया था। इसको हम लोग टू कैटेगरीज में पढ़ेंगे लिबरलिज्म को। फर्स्ट पॉलिटिकल लिबरलिज्म,
सेकंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म। सो पॉलिटिकल लिबरलिज्म बात करेगा पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, फ्रीडम के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज ये बात करता है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल को जो भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। उसके अलावा इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये बात करता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। सेकंड पॉइंट गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इसका मतलब जो सरकार बनेगी वो सभी लोगों की सहमति से बननी चाहिए। ये पहले मोनार्कियल सिस्टम की तरह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जनता जिसे चाहेगी वो ही मेन हेड बनना चाहिए या फिर वही राजा बनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दे वांटेड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मीन्स सेल्फ रूल खत्म होना चाहिए, मोनार्की सिस्टम खत्म होना चाहिए। इसके अलावा जो भी क्लरिकल प्रिविलेज मिलते हैं ये सब खत्म होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अलावा पार्लियामेंट की डिमांड कर रहे थे। लास्ट पॉइंट, इनवाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कैन नॉट बी टेकन अवे। इनवाइबिलिटी का मीन्स होता है नॉट वायलेटेड। सो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पहली बात आपको याद रखना फ्रीडम होनी चाहिए सभी के लिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट बननी चाहिए बाय कंसर्न। थर्ड पॉइंट एंड होना चाहिए जो भी ऑटोक्रेसी क्लरिकल प्रिविलेज है। नेक्स्ट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट की बात हो रही है। फिफ्थ पॉइंट आपको याद करना है प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में। सो ये अभी हमने देखा पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या था। नाउ इसी में ही आगे दे रखा है कि जो पॉलिटिकल जो लिबरलिज्म था उसमें प्रोवाइड किया गया था इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, बट इस इक्वलिटी में यूनिवर्सल सफरेज इंक्लूड नहीं था। सफरेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट। आपको याद करना है सफरेज मीन्स द राइट टू वोट। राइट टू वोट सबके लिए नहीं हुआ करता था, बेसिकली ये मैन के लिए था। वुमेन को फ्रांस में राइट टू वोट नहीं दिया गया था। ये बाद में जाके 20th सेंचुरी में 1946 में प्रोवाइड किया गया था। सो ये हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ को अभी यहाँ पे 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। इसमें ये जानना है यूनिवर्सल सफरेज इंक्लूड नहीं था। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्यूशनरी टाइम के दौरान। सेकंड हम लोग जानेंगे जब जैकोबिन क्लब का रूल आया, उसके बाद जब नेपोलियनिक टाइम आया, नेपोलियनिक कोड आया, तब क्या रूल्स हुआ करते थे। स्टार्टिंग में रिवोल्यूशनरी फ्रांस के टाइम पे राइट टू वोट सिर्फ उन्हीं को हुआ करता था जो प्राइवेट ओनिंग मैन हुआ करते थे। इसका मतलब जो भी एक्टिव सिटीजन थे उन्हीं को ही राइट टू वोट हुआ करता था। इसके अंतर्गत मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन नहीं आते थे। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है जैकोबिन क्लब के टाइम पे यहाँ पे ऑल अडल्ट मेल है वोटिंग राइट। सभी अडल्ट मेल को वोटिंग राइट्स मिला। इसका मतलब यहाँ पर वोटिंग राइट बढ़ाया गया, सभी मेल को प्रोवाइड किया गया, बट फीमेल को अभी किसी में भी नहीं दिया गया। ये आपको याद करना है। थर्ड आपको बताना है नेपोलियनिक कोड, उस दौरान लिमिटेड सफरेज कर दिया गया, राइट टू वोट को कम कर दिया गया। सो इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर राइट की बात करें तो मेल को मिला था, सभी एडल्ट मेल को ड्यूरिंग जैकोबिन क्लब। नाउ हमारा जो सेकंड पॉइंट था इकोनॉमिक लिबरलिज्म। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सेकंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म मीन्स ये इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करेगा। सबसे पहली इसमें आपको बताना है फ्रीडम ऑफ मार्केट। सेकंड पॉइंट अबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जो भी रेस्ट्रिक्शन है ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल उसको हटा देना चाहिए। वाई, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये आपको पढ़ना है ड्यूरिंग नेपोलियन टाइम, इकोनॉमिक स्नैरियो ड्यूरिंग नेपोलियन इन जर्मन स्पीकिंग रीजन। जो जर्मन स्पीकिंग रीजन था वहाँ पर क्या क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, उस वजह से लोग डिमांड कर रहे थे इकोनॉमिक लिबरलिज्म की, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी। वहाँ पर लोगों को ट्रेड करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सो हम लोग देख लेते क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी जर्मन स्पीकिंग रीजन में। अभी यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग रीजन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस समय जर्मनी एज ए कंट्री, एज ए नेशन उस समय नहीं बना था। सो पहले पॉइंट पढ़ लेते क्रिएशन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए ग्रुप, बड़ा ग्रुप बना देना क्या होता है, एक कॉन्फेडरेशन या फिर एक अलायंस बना देना। तो 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन बना दिया गया था, महासंघ कहते हैं कॉन्फेडरेशन को।
सेकंड पॉइंट, ईच ऑफ दिस हैव ओन करेंसी, सभी की अपनी करेंसीज हुआ करती थी। इसके अलावा सभी में वेट एंड मेजरमेंट अलग अलग हुआ करते थे, जिस वजह से लोगों को ट्रेड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटीज वर लेविट, इसका मतलब ड्यूटीज लग जाती थी अकॉर्डिंग टू वेट और मेजरमेंट ऑफ गुड्स। जितना वेट होता था उसके अकॉर्डिंग ड्यूटीज लगती थी, यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। सो ये जो टैक्स कैलकुलेट करना, ड्यूटीज कैलकुलेट करना, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था। अभी हमने देखा था वहाँ पर जो भी वेट एंड मेजरमेंट था वो सब अलग था। तो उसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है एल ए। एल ए क्या था? बेसिकली यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ। इट वाज ऑफ डिफरेंट लेंथ इन ईच रीजन। ये हर जगह इसकी जो वैल्यू या लेंथ हुआ करती थी वो अलग अलग हुआ करते थे, जिस वजह से लोगों को जब एक जगह से दूसरे एरियाज में जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया जिसको कहा जाता है जोल्वरिन। सो आपको याद करना है जोल्वरिन क्या था। जोल्वरिन बेसिकली एक कस्टम यूनियन था विच इज़ फॉर्म बाय प्रुशिया इन 1834। सो इसमें आपको तीनों बातें याद करनी है। जोल्वरिन बेसिकली क्या था? कस्टम यूनियन। और ये किसने बनाया था? ये प्रशिया ने बनाया था। और कौन से ईयर में बनाया था ये भी आपको याद करना है, 1834। अब इसको हमें क्या क्या फीचर्स है पढ़ना है। फर्स्ट फीचर्स इज अबोलिशन ऑफ टैरिफ बैरियर्स। जितने भी टैरिफ बैरियर्स हुआ करते थे, यानी कि ट्रेड करने पे जो जो प्रॉब्लम आती थी उन सभी प्रॉब्लम को हटा दिया गया। सेकंड प्रॉब्लम जो थी, करेंसीज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सो करेंसीज को रिड्यूस कर दिया, 30 से कम करते 2 कर दी। सो आपको सेकंड पॉइंट याद करना है, करेंसीज पहले जो 30 हुआ करती थी वो अब कितने हो गए? सिर्फ 2 कर दी गई। लास्ट पॉइंट आपको याद करना है, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज डेवलप किया गया था ताकि ट्रेड आसानी से किया जा सके। सो 3 बातें आपको जोल्वरिन के बारे में याद करनी है। टैरिफ बैरियर को रिमूव कर दिया गया, जो करेंसीज थी जो काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थी 30 से कम करते उन्होंने कितनी कर दी? 2 कर दी। और उसके अलावा क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे इस्टेब्लिश कर दिया ताकि लोगों को ट्रेड करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आज हमने पार्ट सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट थर्ड में जो हमारा चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए ताकि आपको इस तरीके के बेहतरीन वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।